इज नथिंग बट 1/2 या दिस इज नथिंग बट 1/2। अब दूसरा पार्ट करते हैं, ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। x + 2y इज ग्रेटर देन 1, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है और कभी भी आ सकता है, ज्वाइंट पीडीएफ देके ये प्रोबेबिलिटी पूछ लेंगे, ये निकालना सीखना है आपको और लॉजिक फिर से डेवलप करना है। अब देखो ध्यान से, x और y जब 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं, देन मनली their PDF is non-zero, then only there must be some probability, then only you will get some probability। जहां पे x और y की PDF नॉन जीरो है उसी के केस में, या ज्वाइंट PDF नॉन जीरो है उसी के केस में आपको कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए आप हमेशा उन्हीं केसेस को कंसीडर किया करिए। अब ध्यान से देखो, इस ध्यान से आप क्या बताना प्रोबेबिलिटी, x + 2y ग्रेटर देन 1, इसको आप ले लो इज इक्वल टू 1 ले लो, आप इसको इज इक्वल टू ले लो। हमेशा जब भी इनइक्वालिटी आती है पहले इज इक्वल टू ले लो, इज इक्वल टू लेके ग्राफ खींचो। हम दूसरे मेथड से हम जा रहे हैं इस प्रोबेबिलिटी को करने, है ना, ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सिस पे x ले लो, इस एक्सिस पे y, तो देखो y क्या आएगा x/2। इसको दोनों तरीके से करेंगे, एक बार कैपिटल X को इधर ले लेंगे, y को इधर ले लेंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। x/2 - x/2 है ना, +1/2, यही तो आएगा रिलेशन। x + 2y = 1 को अगर हम अच्छे से रिलेशन देखें तो y = -x/2 + 1/2। x 0 से 1 के बीच में ही जो वैल्यू लेता है उसी पे उसका पीडीएफ नॉन जीरो होता है, बाकी जगह जीरो। तो हम 0 से 1 रेंज के लिए ही y को प्लॉट करते हैं, y को हम उसी रेंज के लिए, और y भी 0 से 1 की रेंज में ही नॉन जीरो पीडीएफ होता है और नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी उसकी होती है। तो जब देखो x 0 होगा तो y क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2, और x जब 1 होगा तो ये निगेटिव है तो ऐसी लाइन आएगी, निगेटिव स्लोप है कि नहीं, y = mx + c, निगेटिव स्लोप है, स्लोप कितना है -1/2। अब ध्यान से देखना, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग अभी आएगा, है ना। तो x = 1 पे y कितना होगा, -1/2 + 1/2 0। तो देखो अगर मैं लाइन खींचा तो x 0 से 1 के लिए y 1/2 से 0 तक वेरी किया। एक्चुअल में y 0 से 1 तक वैल्यू ले सकता है विद नॉन जीरो पीडीएफ, लेकिन हमने जब x और y का रिलेशन खींचा तो x 0 से 1 के बीच में उसके करस्पॉन्डिंग y 1/2 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशन है। अब देखो ध्यान से, अगर हम अभी x + 2y ग्रेटर देन 1 पे नहीं आए हैं, x + 2y ग्रेटर देन 1 ये बता रहा है कि y ग्रेटर देन -x/2 + 1/2, यही तो बता रहा है। अभी हमने कंसीडर किया y = -x/2 + 1/2। अब ध्यान से देखना, x कोई पॉइंट लेता है 0 से 1 के बीच में, स्मॉल x, हम आ गए स्मॉल x वाले पॉइंट पे, हम ऐसे ही लेंगे। x कोई पॉइंट लेता है, x कोई वैल्यू लेता है स्मॉल x बिटवीन 0 to 1, उसके करस्पॉन्डिंग y इस लाइन से क्या वैल्यू ले सकता है, अगर y = -x/2 + 1/2 है ना y, तो क्या वैल्यू ले सकता है बेटा बताओ, -x/2 + 1/2, -x/2 + 1/2 वैल्यू ले सकता है, ठीक है ना। y क्या वैल्यू ले सकता है, अगर ये कोई पॉइंट लेता है x तो ये वैल्यू ले सकता है -x/2 + 1/2, ये वैल्यू ले सकता है, और तो कोई वैल्यू ले नहीं सकता। सिंपल सी बात है, इस रिलेशन से देख लो। इसको आप लिख सकते हो 1 - x/2 भी लिख सकते हो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो, अगर कैपिटल X = स्मॉल x के लिए कैपिटल Y अगर वैल्यू ले ले -x + 1/2, तो आप कहोगे ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि y = -x/2 + 1/2 है। तभी तो आया ये रिलेशन। अगर x की स्मॉल x वैल्यू के लिए एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, अगर कोई कैपिटल X स्मॉल x एक वैल्यू लेता है बिटवीन 0 to 1, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर y -x + 1/2 वैल्यू ले ले, तो आप कहोगे y = है 1 - x/2 या -x/2 + 1/2, y = है। अब y किस रेंज में वैल्यू ले ताकि y ग्रेटर देन -x/2 + 1/2 हो जाए। यहां पे y देखो कैपिटल X का कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि निगेटिव स्लोप है। कैपिटल X बढ़ा रहे हो तो y क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर कैपिटल X की स्मॉल x सैंपल वैल्यू के लिए y ने अगर वैल्यू लिया -x/2 + 1/2, तो y = है -x/2 + 1/2। हमें चाहिए y ग्रेटर देन हो जाए, तो y ग्रेटर देन कब हो जाएगा, y ग्रेटर देन कब हो जाएगा,
अगर y वैल्यू ले ले यहां से यहां के बीच में, इसके ऊपर वैल्यू ले ले, इसके ऊपर, जब आपने कैपिटल X को स्मॉल x रखा तो y ने लिया ये वैल्यू। अब अगर y ने ये वैल्यू लिया -x/2 + 1/2, तो आपने कहा y इज इक्वल टू है -x/2 + 1/2, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू स्मॉल x पे y वैल्यू ले रहा है -x/2 + 1/2, तो आप कह सकते हो कैपिटल Y इज इक्वल टू -x/2 + 1/2। अगर y वैल्यू ले ले -x/2 + 1/2 से ऊपर, तो y ग्रेटर देन हो गया कि नहीं -x/2 + 1/2। और अगर y वैल्यू ले ले बिटवीन 0 टू -x/2 + 1/2, तो आप कहोगे y लेस देन है -x/2 + 1/2। ये लॉजिक ध्यान से समझो। स्मॉल x के लिए अगर आपने वैल्यू रखा स्मॉल x इज इक्वल टू स्मॉल x और y वैल्यू ले ले ये वाली, तो आप कहोगे y इज इक्वल टू है -x/2 + 1/2। और अगर ये वैल्यू ले ले -x/2 + 1/2 से ज्यादा, तो y ग्रेटर देन -x/2 + 1/2 है कि नहीं? सिंपली बताओ। क्योंकि जब स्मॉल x वैल्यू ले रहा है और y अगर -x/2 + 1/2 वैल्यू ले रहा है, तो ध्यान से देखो x + 2y 1 के बराबर होगा। x + 2y, देखो x को स्मॉल x रखो प्लस -x/2 + 1/2 रखो, है ना, इंटू 2, तो देखो ध्यान से x -x + 1, तो देखो ये क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। तो जब x स्मॉल x वैल्यू लेता है कोई बिटवीन 0 टू 1, उसके करस्पॉन्डिंगली y अगर -x/2 + 1/2 वैल्यू लेता है, तो x + 2y 1 के बराबर होता है। देखो अब अगर यही x स्मॉल x वैल्यू के लिए अगर y -x/2 + 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले ले, तो x + 2y 1 से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? भाई एक सैंपल लिया आपने स्मॉल x, जब x को स्मॉल x रखा और y को ये पॉइंट रखा, तो x + 2y दोनों मिलके 1 के बराबर हुए। अब x को मैं स्मॉल ही x रख रहा हूं, लेकिन y को इससे ज्यादा रख लिया, तो ये समेशन अब 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं? तो आपको यही तो करना है, x + 2y ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसका रेंज क्या हो गया? x कोई वैल्यू ले ले 0 से 1 के बीच में, और साथ में y कोई वैल्यू ले ले करस्पॉन्डिंगली -x/2 + 1/2 से ग्रेटर देन वैल्यू ले ले, ग्रेटर देन -x/2 + 1/2, तो x + 2y 1 से ज्यादा हो जाएगा, या y 1 - x/2 से ज्यादा हो जाएगा। और ये -x/2 + 1/2 पॉइंट अगर x 0 से 1 के बीच का पॉइंट है, तो -x/2 + 1/2 पॉइंट 0 से 1/2 के बीच का पॉइंट है। और y कहां से कहां तक वैल्यू ले सकता है नॉन जीरो पीडीएफ के लिए? अप टू 1 तक, है ना, 0 से लेके 1 तक जा सकता है, 1 से ज्यादा नहीं जा सकता। आपने क्या कहा? x कोई 0 से 1 के बीच में अगर पॉइंट लिया और साथ में अगर उसके करस्पॉन्डिंगली y -x/2 + 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले लिया, तो x + 2y विल बी ग्रेटर देन 1 होगा। और वही आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो x की हर सैंपल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग 0 से 1 के बीच में x के हर सैंपल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर y -x/2 + 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले रहा है हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग, तो x + 2y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। और y -x/2 + 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले रहा है, अप टू कहां तक वैल्यू ले सकता है विद नॉन जीरो पीडीएफ? अपर लिमिट 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि 1 के आउटसाइड y क्या होने लगता है 0। अब यहां ये मत कर देना, कुछ लोग देखो गलती क्या कर सकते हैं, -x/2 + 1/2 से 1/2 लिमिट रख सकते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये 1/2 क्या है? इस रिलेशन से आया है, इस इनइक्वालिटी के रिलेशन को जब आपने प्लॉट किया x + 2y = 1, उस रिलेशन से आया कि x की 0 वैल्यू के लिए y 1/2 है और x की 1 वैल्यू के लिए 0, है ना। लेकिन ध्यान से सुनो, ये प्लॉट केवल इसलिए किया गया है कि ये इस x और y की क्या रेंज होनी चाहिए टू सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, है ना। y 0 से 1 वैल्यू ले सकता है विद नॉन जीरो पीडीएफ, एट द सेम टाइम x 0 से 1 के वैल्यू के बीच में ले सकता है विद नॉन जीरो पीडीएफ, है ना। तो y 0 से 1 तक जा सकता है विद नॉन जीरो पीडीएफ, नॉट ओनली टिल 1/2। आपने ये जो प्लॉट किया लाइन, ये लाइन जब इसको प्लॉट किया, इसके करस्पॉन्डिंग y की रेंज आई,
इस लाइन के अकॉर्डिंग ये y 0 से 1/2 वेरी कर रहा है फॉर x 0 से 1, लेकिन y वेरी कर सकता है 0 से अप टू 1 तक विद नॉन जीरो पीडीएफ। ये लाइन केवल इस इनइक्वालिटी को बताने के लिए प्लॉट किया गया कि x की किस रेंज के लिए y क्या रेंज ले ताकि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो x की हर एक वैल्यू जो 0 से 1 के बीच में है, एक रैंडम वेरिएबल को कोई पॉइंट के फॉर्म में वैल्यू दे दोगे कि वो 0 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ले रहा है x, उसके करस्पॉन्डिंग y क्या वैल्यू ले ले, -x/2 + 1/2 से ज्यादा वैल्यू ले ले तो x+2y ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर y -x/2 + 1/2 वैल्यू लेगा तो x+2y 1 के बराबर होगा, क्योंकि आपने x+2y = 1 लाइन के करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट निकाला है। तो अगर x के करस्पॉन्डिंग y ये वैल्यू लेगा तो x+2y 1 होगा, और अगर y इससे ज्यादा वैल्यू ले ले तो x+2y ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अगर y इससे कम वैल्यू ले ले तो x+2y लेस देन 1 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, यहां से लॉजिक है ना। और अगर y x के करस्पॉन्डिंग y -x/2 + 1/2 से ज्यादा जो भी वैल्यू ले सकता है उनके करस्पॉन्डिंग x+2y ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। और y कहां तक वैल्यू ले सकता है, अप टू 1 तक वैल्यू ले सकता है ना। तो ये लाइन के अकॉर्डिंग ये 1/2 है, लेकिन y वैल्यूज कहां तक ले सकता है 1। तो y जब भी -x/2 + 1/2 से ज्यादा होगा x+2y 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो -x/2 + 1/2 से जो ज्यादा वैल्यूज हैं क्या हैं, यहां से लेके 1/2 और 1/2 से लेके 1 तक वैल्यूज भी क्या हैं, क्योंकि -x/2 + 1/2 हमेशा 0 से 1/2 के बीच की वैल्यू है, और इससे ऊपर जितनी वैल्यूज हैं उन सबके करस्पॉन्डिंग x+2y ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x के करस्पॉन्डिंग x के स्मॉल x वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर y ये वैल्यू लेता है तो x+2y 1, इससे ज्यादा जब भी वैल्यू लेगा y -x/2 + 1/2 से तो x+2y हमेशा ग्रेटर देन 1 मिलेगा। ये लॉजिक आया। अब -x/2 + 1/2 से लेके y कहां तक वैल्यूज ले सकता है विद नॉन जीरो पीडीएफ, वो पूरी रेंज लोगे तो 1 तक ले सकता है, क्योंकि -x/2 + 1/2 पहले पॉइंट आपको पता होना चाहिए कहां आएगा। अगर x 0 से 1 के बीच का पॉइंट है तो y पॉइंट ये -x/2 + 1/2 0 से 1/2 के बीच में आएगा, और इससे ज्यादा अगर वैल्यूज आप लेते हो तो आपका x+2y ग्रेटर देन 1 आएगा। और इससे ज्यादा कहां तक वैल्यूज ले सकते हो y की, अप टू 1 तक विद नॉन जीरो पीडीएफ। 1 से ज्यादा अगर y की रेंज ले लिया तो पीडीएफ क्या हो जाएगा, 0, फिर एरिया निकालने का कोई मतलब नहीं होगा। तो इस रेंज में आपको क्या करना है, fxy xy dx dy को इंटीग्रेट कर देना। तो ये क्या बता रहा है, x के हर सैंपल स्मॉल x के करस्पॉन्डिंग अगर x को 0.5 लोगे तो ये रेंज -0.5/2 + 1/2 से 1 तक। x के हर एक सैंपल के करस्पॉन्डिंग y की इस रेंज y अगर इस रेंज में वैल्यू लेगा तो हमेशा x+2y ग्रेटर देन 1 होगा। तो जितने x के सैंपल हैं 0 से 1 के बीच में जो नॉन जीरो, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y की जो रेंज है उस सारी रेंज के करस्पॉन्डिंग जितनी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं उन सबको मैं एडअप कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी कि नहीं। ये स्मॉल x पॉइंट के करस्पॉन्डिंग -x/2 + पॉइंट, जैसे स्मॉल x कैपिटल X 0.1 ले लिया, 0.1 के करस्पॉन्डिंग ये -0.1/2 + 1/2 से 1 के बीच में हो जाए तो आपका x+2y ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। कैपिटल X = 0.2 के लिए ये -0.2 + 1/2 से लेके अप टू 1 तक हो जाए y तो x+2y ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसी तरह से x = 0.8 के लिए ये -0.8 + 1/2 से अप टू 1 तक हो जाए तो आपका x+2y ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये जितनी रेंज पॉसिबल है x की हर वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग, उन सारे के करस्पॉन्डिंग अगर मैं सारी प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दूं तो टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कि नहीं, x+2y ग्रेटर देन 1, है ना। तो x के एक स्मॉल x सैंपल के करस्पॉन्डिंग अगर ये रेंज हम लेते हैं y की तो हमें x+2y ग्रेटर देन 1 आएगा। तो x के सारे सैंपल जो हैं 0 से 1 के बीच में उसके हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y की ये रेंज ले लें करस्पॉन्डिंग रेंज, तो जितने पॉसिबिलिटीज हैं x और y की जिसके लिए x+2y ग्रेटर देन होगा वो सारी पॉसिबिलिटीज यहां आ गई और उनको इंटीग्रेट कर दें तो हमें आंसर आ जाएगा। तो हमेशा एक रैंडम वेरिएबल का एक सिंगल पॉइंट ले लो और उसकी रेंज डिफाइन कर दो। वो अपनी रेंज में एक कोई सिंगल पॉइंट लेता है तो y की क्या रेंज होगी, फिर x को कैपिटल X को हम एक सिंगल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग y की रेंज निकाल दिए, फिर x जितने पॉसिबल सैंपल 0 से 1 के बीच में ले सकता है उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y की जो करस्पॉन्डिंग रेंज है इंटीग्रेट करते जाएं तो ये मेरा क्या मिल जाएगा, ज्वाइंट मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हर जो पॉसिबिलिटीज हैं। तो दिमाग में घुसो, ये दो रैंडम वेरिएबल है, एक
लेवल हाई है थोड़ा सा, तो आपको थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात है ना? तो यहाँ पे x की एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की एक रेंज होगी, x की अगली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y की फिर रेंज होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग सेटिस्फाई होगा। तो जितनी ऐसे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, सारे कॉम्बिनेशन के करस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वही आ गया 0 से 1 के बीच में x के जितने सैंपल होंगे, हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y की जो रेंज है, तो ये जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं x और y के लिए, जिसके लिए x + 2y > 1 होगा, उसके बीच में इस ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? ज्वाइंट ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आपको ज्वाइंटली देखना है, x कोई वैल्यू ले 0 से 1 के बीच में x, और उसके करेस्पॉन्डिंग y ये रेंज में वैल्यू ले तब x + 2y > 1 होगा। यहां और से जुड़ा है, और जब भी और से जुड़ा होता है दो रैंडम वेरिएबल, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं। x के जितने पॉसिबल सैंपल्स हैं 0 से 1 के बीच में, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग अगर y इस रेंज में वैल्यू ले लेता है और के साथ, x के हर सैंपल करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग 0 से 1 के बीच में y वैल्यू ले ले -x + 1/2 से 1 के बीच में, और है ना x के हर एक x के लिए, और अगर y यहां से यहां वैल्यू ले ले, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, और इस रेंज के लिए हम ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे। तो ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन हम कब करते हैं? जब और के साथ कोई प्रोबेबिलिटी हो। तो हम यहां बता रहे हैं कि x की किसी स्मॉल x सैंपल हो, अगर x कोई स्मॉल x वैल्यू लेता है बिटवीन 0 to 1, और उसके करस्पॉन्डिंग y यहां से यहां वैल्यू ले ले, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। और तो इस इनइक्वालिटी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उस रेंज के लिए जो अभी आपने कहा और के साथ जो जुड़ा था कि x की इस वैल्यू के लिए y ये वैल्यू ले ले, जो और से जुड़ा है, तो और के केस में आपको ज्वाइंट पीडीएफ लेना होता है, और ज्वाइंट पीडीएफ का इंटीग्रेशन और से जुड़ा होना चाहिए। तो यहां और जुड़ा हुआ है, x की x वैल्यू के लिए y क्या वैल्यू ले, ये x की x वैल्यू ले, और y साथ में ये रेंज में वैल्यू ले ले, देन दिस रिलेशन विल बी सेटिस्फाइड। तो ये ध्यान रखना। तो ये इंटीग्रेशन आपको करना है 0 से 1। y की लिमिट है 1 - x/2, थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, ये है x + y dx dy, क्योंकि ये भी रेंज 0 से 1 के बीच की रेंज है, ये भी 0 से 1, तो इस रेंज में ज्वाइंट पीडीएफ x + y होता है, अगर x और y दोनों 0 से 1 के बीच में हो। तो ये देखो इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये आप कर लेना, मैं छोड़ देता हूँ। x² / 2, ये आपको पहले किसके रिस्पेक्ट में करना? y के रिस्पेक्ट। तो xy + y² / 2 लिमिट है 1 - x/2 to 1, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है 0 से 1 के बीच में। तो ध्यान से देखो, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है ना? तो थोड़ा सा विजुलाइज करने की बेटा कोशिश करो, है ना? ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। पहले लिमिट रखेंगे अपर, तो ये 1 + x + 1/2 हो जाएगा, y की लिमिट x + 1/2 माइनस हमें y की जगह 1 - x/2 रखना है, तो x × 1 - x/2 है ना, ये पूरा घटाना है, +1 - x का होल स्क्वायर बाई 4 की जगह 8 आ जाएगा, y² / 2 1 - x/2 का स्क्वायर 1 - x² / 4, ये 8 आ गया, ठीक है ना? तो यहाँ से ध्यान से देखते हैं क्या आएगा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देते हैं, माइनस यहाँ से 1 - x/8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? तो ये बचेगा क्या, 4x, हाँ 4x बचेगा +1 बचेगा, ठीक है ना? 4x + 1 ही बचेगा ना, 1 - x² / 8, 1 - x/8 नहीं, यहाँ 1 नहीं बचेगा, यहाँ 1 - x/8 कॉमन, तो 4 × x, यहाँ बचेगा 1 - x बच जाएगा, है ना, 1 - ठीक है ना, ये यहाँ है। तो ये x + 1/2 -1 - x/8, ये कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ आ जाएगा 3x + 1 आएगा, है ना, आई थिंक 3x + 1। अब अगर क्या कॉमन ले लें, 1/8 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 8x + 4 -1 - x × 1 + 3x आ जाएगा। अब बेटा ये सब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 1, यहाँ आएगा 3x, यहाँ -x 2x इसमें से गायब हो जाएगा, तो 1/8, यहाँ बचेगा 6x। देखो यहाँ से 1 4 + 4, यहाँ +1 4, ये +3 बच जाएगा,
यहाँ से 3x माइनस एक्स प्लस 2x माइनस आएगा माइनस 2x हो जाएगा 6x, और फिर आएगा माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर, वो प्लस हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस 3x स्क्वायर प्लस, अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और 0 से 1 लिमिट रख दो, ठीक है ना। वो मैं अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, वैल्यूज निकाल लेते हैं क्योंकि तीसरे पार्ट में उसका यूज आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये 1/8 इतना आ गया। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, x स्क्वायर बाई 2 दैट इज आ जाएगा 6x का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो बेटा सही कर लेना, है ना। ये डिवाइडेड बाई 8 है, लिमिट 0 से 1, देखो क्या आएगा, 1 रखो 0 पे तो 0 ही आएगा, 3 प्लस 1/8, है ना। तो ये आ गया 7/8 प्रोबेबिलिटी। लेस देन 1 आनी चाहिए तो शायद सही होगी, अगर मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी तो देख लेना, एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना। 1 - x/2 है ना, तो x × 1 - यहाँ इतना आ गया, यहाँ 1 - x/8 कॉमन लिया तो यहाँ 4x बच गया, यहाँ पे 1 - x बच गया, ठीक है। तो यहाँ 4x 3x + 1 बच गया, फिर 1/8 कॉमन लिया तो यहाँ 8x + 4 बच गया, -1 - x 3x + 1, और यहाँ से 1 4 - 1 3x -x 2x -2x 8x -2x 6x और -3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो गया, तो सही है। 6x का 3x स्क्वायर, 3 का 3x, x 3x स्क्वायर का x³/8 है ना, तो ये आंसर आ गया। तो दूसरे केस में आंसर कितना आ गया, 7/8 ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो एक रैंडम वेरिएबल की आपको पूरी रेंज लेनी पड़ेगी, जैसे x कोई सैंपल वैल्यू लेता है बिटवीन 0 to 1, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y किस रेंज में वैल्यू ले, वो y की लिमिट डिसाइड कर लो और उसमें पूरे पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो। हम कैसे लिख रहे हैं लिमिट, रैंडम वेरिएबल x कोई वैल्यू लेता है बिटवीन लिमिट 0 to 1, अपनी रेंज में 0 1, इस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y किस रेंज में वैल्यू ले वो रेंज लिख दे, और उसी रेंज में हम जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दे, तो हमें करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी का क्या निकल आएगा, करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी का हमें क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाए, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। सिंपली क्या करना है, एक रैंडम वेरिएबल की पूरी रेंज लेनी है कि वो 0 से 1 के बीच में कोई सैंपल ले रहा है x, उसको लिखेंगे कैसे, 0 से 1 के बीच में कोई सैंपल ले रहा है x, उस सैंपल के हर 0 से 1 के हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y किस रेंज में वैल्यू ले, उसी रेंज के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको इनइक्वालिटी की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या समझ में आ रहा है, एक रैंडम वेरिएबल की पूरी रेंज लेनी है कि एक रैंडम वेरिएबल x 0 से 1 के बीच में कोई सैंपल लेता है x, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y किस रेंज में वैल्यू ले वो देख लो, उस रेंज और वो रेंज x के टर्म में आएगी, और उसमें फिर जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और ये एंड से जुड़ा हुआ है, x के हर एक सैंपल 0 से 1 के बीच में x के लिए y इसी रेंज में होना चाहिए, तभी ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो ये और रिलेशन है कि x की x वैल्यू के लिए और y इस रेंज में हो जाए तो ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, और उसी में आपको इंटीग्रेट कर देना ध्यान से, ठीक है ना। तो x की एक सैंपल के लिए ये रेंज होनी चाहिए, तो x के जितने सैंपल्स हैं 0 से 1 के बीच में y की करस्पॉन्डिंग ये रेंज होनी चाहिए। तो उस सारे सैंपल के लिए जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनइक्वालिटी के लिए, सब पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे तब जाके वो टोटल प्रोबेबिलिटी उस इनइक्वालिटी की आएगी। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, कुछ करना नहीं है ज़्यादा। क्या बताना है, लास्ट पार्ट है x ग्रेटर देन y ऑब्लिक x + 2y ग्रेटर देन 1, है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है कि x + 2y ग्रेटर देन 1 हो चुका है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, ये 7/8 है बेटा, ये 7/8 है। x + 2y ग्रेटर देन 1 हो चुका है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन y की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो मैंने बताया था ये एक इवेंट है E1, एक ये इवेंट है E2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकलती है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही तो निकलती है। तो यहां से क्या हो गया, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y एंड साथ में x + 2y ग्रेटर देन 1 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट x + 2y ग्रेटर देन 1, और ये प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, प्रोबेबिलिटी x + 2y ग्रेटर देन 1 निकाल चुके 7/8। आपको इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाए तो आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है,
प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन y हो और साथ में x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 हो, इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, मतलब हमें उन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके लिए x ग्रेटर देन y हो, साथ में x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 भी हो, है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और यहीं से आंसर निकल जाएगा, फिर इस लेक्चर को हम क्लोज करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये मैं बता देता हूं आपको इसकी, ठीक है ना। ये रिलेशन मैंने लिख दिया, तो मुझे क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी दैट x ग्रेटर देन y एंड साथ में क्या हो, x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं इसको क्या लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी, ये y लेस देन x है एंड यहां y क्या है, लेस देन 1 माइनस एक्स बाई 2 है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको मुझे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब मुझे ऐसे सैंपल चुनने हैं जिसके लिए दोनों प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हो। E1 इंटरसेक्शन E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, E1 और E2 में जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. तो देखो मैं हमेशा, मैंने बताया इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करने से पहले जो ये रिलेशन है y इज इक्वल टू x, पहले उसको इक्वल टू में बदल लो एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2। अब देखो इस लाइन को मैं प्लॉट करता हूं, इस इनइक्वालिटी को देखो कितना इजीली सॉल्व कर देंगे, ध्यान से, है ना। आपको लॉजिक थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, मैं पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन प्लॉट करता हूं, ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, यही कंपेयर करेंगे। x जब 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो y 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। ये कौन सी लाइन है, ये y इज इक्वल टू कैपिटल X को सिग्निफाई करती है। हम y लेस देन x देख लेंगे। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2, ये कौन सी लाइन थी, अगर आपको ध्यान हो तो ये यहाँ पे लाइन थी, मैं इसको इस तरह से प्लॉट कर लेता हूँ। ये 1/2 था y, इस पे 0 था, ये लाइन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2 वाली लाइन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहीं से मैं उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने जा रहा हूं, क्या, इस दोनों इनइक्वालिटी के कॉमन पॉइंट्स, हमें वो पॉइंट्स पे इंटीग्रेशन करना है ज्वाइंट पीडीएफ का जिसके लिए ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, जिसके लिए ये भी, यही तो हमें करना है। हमें ज्वाइंट पीडीएफ को उस रेंज के लिए इंटीग्रेट करना है जिसके लिए ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो और ये भी, तभी तो ये एंड दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। दोनों का जो कॉमन है, जहां पे दोनों सेटिस्फाई हो रहेंगे, वो रेंज हमें देखनी है x और y की, और उसी के करस्पॉन्डिंग ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर देना, यही तो करना है, सिंपल सी बात है। तो एंड के केस में हमें क्या होता है, कॉमन रेंज जो दोनों इनइक्वालिटीज की हैं वो दिखो और उसी में ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दो। अब देखो ध्यान से, ये वाला पॉइंट पहले निकाल लेते हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखो ध्यान से, इस पॉइंट के पहले देखो ध्यान से, ये नीली वाली लाइन ऊपर है ब्लैक लाइन के, और इस पॉइंट के बाद देखो ब्लैक वाली लाइन ऊपर है नीली लाइन के। मतलब इस पॉइंट के पहले यहां पे जो y है, जो ब्लू लाइन से आती है, वो इससे ऊपर है, और इस लाइन के बाद अगर देखो यहां से ब्लू लाइन नीचे है और ब्लैक लाइन ऊपर है। मतलब x के इस पॉइंट के बाद ये वाली लाइन y की ज्यादा वैल्यू देगा, ये वाली y की कम वैल्यू देगा, है ना। और x के इस पॉइंट के पहले ये ब्लैक वाली लाइन कैपिटल Y की कम वैल्यू देगा। x के सारे सैंपल जो इस रेंज में होंगे उसके करस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन से जो y की वैल्यू मिलेगी और ये वाली लाइन से जो y की वैल्यू मिलेगी वो ज्यादा होगी। ब्लू वाली लाइन ज्यादा वैल्यू देगी y की, और ये वाली ब्लैक वाली लाइन कम वैल्यू देगी। लेकिन x के इस पॉइंट के बाद ब्लू वाली लाइन y की कम वैल्यू देगी और ब्लैक वाली लाइन y की ज्यादा वैल्यू देगी, है ना। तो ब्लू और ब्लैक से कुछ समझ में आ रहा है। इस पॉइंट को निकाल लेते हैं, ये कॉमन पॉइंट है दोनों में। तो कॉमन पॉइंट है तो क्या होंगे, कॉमन पॉइंट है तो दोनों पे, इस पॉइंट से जब अगर x, ये कोई पॉइंट x है, अगर हम इस पॉइंट को स्मॉल x मान लें अभी, है ना, वेरिएबल पॉइंट है, इस स्मॉल x के लिए जब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से, तो ये आएगा स्मॉल x, और हम अगर इस वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन से y की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स बाई 2, और दोनों सेम होंगे। चाहे हम ब्लैक लाइन से इस पॉइंट पे वैल्यू निकालें y की, चाहे ब्लू लाइन से, दोनों वैल्यू सेम आएगी। ब्लू लाइन से वैल्यू आई 1 माइनस एक्स बाई 2 और ब्लैक लाइन से आई x, दोनों y की वैल्यू सेम होंगी, क्योंकि ये पॉइंट पे देखो y की वैल्यू कॉमन है, चाहे वो ब्लू लाइन से निकालो चाहे ब्लैक लाइन से, एक कॉमन पॉइंट है। तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा,
2x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/3। तो ये पॉइंट कौन सा है? तो x इज इक्वल टू 1/3 पॉइंट पे y इज इक्वल टू कैपिटल X और y इज इक्वल टू 1 माइनस x/2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। उस पॉइंट पे दोनों से y की वैल्यू सेम आएगी। तो एट x इज इक्वल टू 1/3 देखो, इस लाइन से, ब्लैक वाली लाइन से y की वैल्यू क्या आएगी? 1/3, और ब्लू वाली लाइन से 1 माइनस 1/3/2, 1 माइनस 1/3 इज 2/3 डिवाइडेड बाई 2, यहां से भी y की वैल्यू 1/3 ही आएगी, है ना, x इज इक्वल टू 1/। तो ये कॉमन पॉइंट है। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ध्यान से देखो, अगर मैं रैंडम वेरिएबल x का कोई सैंपल लेता हूं बिटवीन 0 to 1/3, ध्यान से देखना, ये समझना बहुत जरूरी है इस एंड प्रोबेबिलिटी की रेंज लिखने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं x की वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में लूं, कोई सैंपल वैल्यू x, जैसे कोई पॉइंट ले लो 1/6 पॉइंट है 0 से 1/3 के बीच में, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखो ध्यान से, उसके करस्पॉन्डिंग देखो ध्यान से, जो ब्लैक लाइन से जो वैल्यू आएगी y की, और जो ब्लू लाइन से आएगी y की वैल्यू, ब्लू लाइन से जो y की वैल्यू आएगी वो ज्यादा होगी, जो ब्लैक लाइन से आएगी वो वैल्यू कम होगी। ठीक है, साथ में अगर देखो, अगर मैं x पॉइंट कहीं यहां लूं, पहली चीज देखो, ध्यान से समझना, ये चीजें ऑब्जर्व करने की होती हैं। यहां देखो, अगर x पॉइंट 1/3 से 1 के बीच में लूं, तो ब्लू लाइन से जो y की वैल्यू आएगी और जो ब्लैक लाइन से y की वैल्यू आएगी, तो ब्लैक लाइन वाली y की वैल्यू ज्यादा होगी और ब्लू लाइन वाले से y की वैल्यू कम होगी। पहली चीज ये कंफर्म हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या बताना है? y लेस देन x एंड y लेस देन 1 माइनस x/2 है। तो देखो, हम अब इस 0 से 1 वाले पॉइंट को, जो x की रेंज है 0 से 1, उसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक भाग बांट लेते हैं 0 से 1/3 और एक भाग बांट लेते हैं 1/3 से 1। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि 0 से 1/3 में ब्लू वाली लाइन y की ज्यादा वैल्यू देती है और 1/3 से 1 में ब्लैक लाइन, तो दोनों जगह नेचर चेंज हो रहा है। 1/3 to 1 में ब्लैक वाली लाइन ज्यादा वैल्यू y की दे रही है ब्लू लाइन से, और 0 से 1/3 में ब्लू लाइन ज्यादा वैल्यू दे रही है किससे? ब्लैक लाइन से। तो हम x की 0 से 1 के रेंज को दो भागों में डिवाइड कर लिए, 1/3 to 1। तो अब हम पहले x की इस रेंज के लिए देखेंगे y की किस रेंज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। पहले ये दोनों एक साथ सेटिस्फाई होंगे, वही रेंज हमें लेनी है, ध्यान रखना। तो मैं कोई पॉइंट x ले लेता हूं बिटवीन 0 से 1/3, मतलब x की रेंज मैंने कहां सेट कर दी? 0 से 1/3 के बीच। तो फॉर एनी सैंपल बिटवीन 0 to 1/3 ऑफ x का ये कोई पॉइंट है, देखो y क्या वैल्यू लेगा? इस लाइन से y वैल्यू लेगा स्मॉल x, और इस लाइन से वैल्यू क्या लेगा वो? देखो ध्यान से, ये वैल्यू लेगा 1 माइनस x/2। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है? y लेस देन x होना चाहिए। तो पहले y लेस देन x होने के लिए क्या है? हम ये वाली लाइन ब्लैक वाली कंसीडर करेंगे। तो अगर किसी x पॉइंट बिटवीन 0 से 1 के लिए अगर y x वैल्यू लेता है तो y इज इक्वल टू x है। अगर y x से नीचे वैल्यू ले लिया, इस रेंज में वैल्यू ले लिया, तब तो ये क्या हो जाएगा? y लेस देन x सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब x की किसी पॉइंट 0 से 1 के 3 के बीच में अगर आपका y जो ब्लैक लाइन वाला है, ब्लैक लाइन वाला, अगर y 0 से x के बीच में वैल्यू ले लेता है, तो ये y क्या हो जाएगा? लेस देन x हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जब x इज इक्वल टू x है और y अगर एट x इज इक्वल टू x y स्मॉल x वैल्यू ले ले, तो आपका इस लाइन को y इज इक्वल टू x लाइन को मैं ये भी लिख सकता हूं, y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो अगर x स्मॉल x वैल्यू लेता है और y भी स्मॉल x वैल्यू ले लेता है, तो x माइनस x इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना। अगर y को लेस देन x होना है, मतलब क्या? y माइनस x हैज टू बी लेस देन 0। तो एट अगर x की किसी सैंपल वैल्यू x के लिए y x वैल्यू लेता है, तो y माइनस x इक्वल टू 0 हो जाता है। और अगर y लेस देन x वैल्यू लेगा तो y माइनस x लेस देन 0 होगा कि नहीं? अगर रैंडम वेरिएबल x के किसी सैंपल वैल्यू x के लिए अगर y स्मॉल x वैल्यू लेता है, जितनी वैल्यू कैपिटल X ने लिया, अगर y भी वही वैल्यू स्मॉल x ले लेता है, तो x माइनस x क्या आ जाएगा? 0 के बराबर। और अगर y लेस देन x ले लेता है, तो y माइनस x क्या होगा? लेस देन 0 होगा कि नहीं? होगा भाई। x ने वैल्यू ले चुकी है स्मॉल x, और y अगर x लेस देन x वैल्यू ले ले, तो आपका y माइनस x लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब क्या है? अगर x कोई सैंपल वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में ले रहा है, और अब अगर y 0 से x के बीच में वैल्यू ले लेगा,
तो ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, मतलब y कहां से कहां वैल्यू ले ले, 0 से x के बीच में। अब देखते हैं दोनों की इनइक्वालिटी जहां दोनों सेटिस्फाई हो रही उस रेंज के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो ध्यान से, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए देखो ध्यान से, जब ये इनइक्वालिटी क्या है x + 2y = 1, और ये इनइक्वालिटी अगर ध्यान से देखो हमें, अब देखो अगर x की स्मॉल x वैल्यू के लिए, अगर x की स्मॉल x वैल्यू के लिए y 1 - x/2 वैल्यू ले ले तो x + 2y 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो यहां 2 × है ना। अगर x की स्मॉल x वैल्यू के लिए, x की स्मॉल x वैल्यू के लिए y कौन सी वैल्यू ले ले 1 - x/2, तो x + 2y 1 के बराबर आएगा कि नहीं, x + 2 × 1 - x/2 = 1, क्योंकि ये इसी लाइन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट आया है, तो ये होगा ही, ये x + 2y = 1 को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि y पॉइंट x की x वैल्यू के लिए y पॉइंट 1 - x/2 कहां से आया है, इसी लाइन से आया है। कौन सी लाइन से, x + 2y = 1 से। तो x की इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग अगर y 1 - x/2 वैल्यू रखोगे तो ये लाइन सेटिस्फाई होगी, है ना, 1 हो गया। तो x की x वैल्यू के लिए अगर y 1 - x/2 वैल्यू ले लेता है तो x + 2y 1 के बराबर आ जाएगा। तो अगर x की स्मॉल x वैल्यू के लिए y 1 - x/2 से ज्यादा वैल्यू ले लेता है तो x + 2y > 1 आ जाएगा कि नहीं, सोच के बताओ। जब x स्मॉल x था और करस्पॉन्डिंगली y 1 - x/2 था तो ये समेशन 1 के बराबर था। अब इसमें x को तो स्मॉल x ही रहने देते हैं, लेकिन y को 1 - x/2 से और ज्यादा ले लिए। जब बराबर लिए तो 1 आया समेशन, और उससे ज्यादा ले लिए तो क्या हो जाएगा, समेशन 1 से ज्यादा आ जाएगा कि नहीं, और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी कि नहीं। तो सिंपल सी बात याद रखा करो, लाइन से कुछ नहीं, x की x वैल्यू के लिए अगर ये इतना है y, और अगर y को इस लाइन से x की x वैल्यू के लिए y अगर इतना है, तो अगर y अगर इसके बराबर वैल्यू लेता है तो ये लाइन सेटिस्फाई हो रही, मतलब x + 2y 1 के बराबर है। अगर y इससे ऊपर वैल्यू ले रहा है तो x + 2y > 1 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर y इससे नीचे वैल्यू ले रहा है तो x + 2y < 1 सेटिस्फाई हो रहा है। तो जब भी जो इनइक्वालिटी आती है आपकी, कुछ नहीं, उस इनइक्वालिटी को पहले इक्वल टू में बदलो, इक्वल टू में बदल के लाइन प्लॉट करो, और फिर किसी x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू देखो क्या है। अब y अगर उस वैल्यू से ज्यादा लेगा मतलब वो इनइक्वालिटी > वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा, और y अगर x की किसी x वैल्यू के लिए जो वैल्यू ले रहा है उससे कम वैल्यू लेगा तो वही इनइक्वालिटी, अगर मैं कहूं x + 2y को < 1 होना है तो y किस रेंज में वैल्यू ले ले, 1 - x/2 से 0 के रेंज में। अगर x + 2y को > 1 लेना है तो इस रेंज में ले ले, और अगर y 1 - x/2 के इक्वल टू वैल्यू लेगा तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो > होना है तो y को जो पॉइंट आया उससे ऊपर वैल्यू लेना है, अगर < होना है इनइक्वालिटी को तो नीचे वैल्यू, और अगर इक्वल टू होना है तो वही सेम पॉइंट ले ले। ये लॉजिक है, आप ध्यान से सुनो, उसको समझा भी दिया कैसे आ रहा है सिंपली। तो पहले इक्वल टू के लिए लाइन प्लॉट किया करो, x की सैंपल वैल्यू के लिए y की वैल्यू आ जाएगी x सैंपल, और अगर y उस वैल्यू से ज्यादा ले रहा है तो इनइक्वालिटी > वाले के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी, y उससे कम वैल्यू ले रहा है तो < वाले इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, और y अगर वही इक्वल टू पॉइंट ले ले तो इक्वल टू वाला आ जाएगा रिलेशन, ठीक है ना। तो ये फॉर दिस इनइक्वालिटी टू सेटिस्फाई y मस्ट बी, यहां कैपिटल X है, y मस्ट बी फ्रॉम 1 - x/2 टू 1 होना चाहिए, y अप टू 1 हो सकता है, माना 1 - x/2 से ऊपर होना चाहिए इस रेंज में। तो आप क्या कह रहे हो, अगर कोई स्मॉल x 0 से 1/3 के बीच में, अगर x के जितने सैंपल्स हैं, x कोई सैंपल वैल्यू लेता है 0 से 1/3 के बीच में, स्मॉल x, सो फॉर दिस इनइक्वालिटी टू सेटिस्फाई y मस्ट बी बिटवीन 0 to x, and for this inequality to satisfy y < 1 - x/2 y must be > 1 - x/2, इसके ऊपर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, जब x 0 से 1/3 के बीच में है तो x पॉइंट यहां है और 1 - x/2 पॉइंट ऊपर है, ध्यान से देखो। और कह रहे हो एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने के लिए y इस रेंज में होना चाहिए, और एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होने के लिए y इस रेंज में होना चाहिए। तो दोनों का कोई कॉमन रेंज मिल रहा है क्या, कोई कॉमन रेंज नहीं है, ये वाला इसके ऊपर, ये वाला इसके नीचे, कोई कॉमन रेंज है नहीं। तो x जब 0 से 1/3 के बीच में होगा तो फॉर दिस इनइक्वालिटी टू सेटिस्फाई एंड फॉर दिस इनइक्वालिटी टू सेटिस्फाई देयर इज नो कॉमन रेंज ऑफ y, देयरफॉर
Therefore, for all the x sample values between 0 to 1/3, this is both the inequalities will not satisfy at the same time, and therefore this intersection probability will be 0. क्योंकि इसमें कोई कॉमन रेंज है ही नहीं, कॉमन रेंज है ही नहीं, मतलब इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, नल। इसका जो इस इवेंट का जो इंटरसेक्शन वाली इवेंट थी, इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, नल हो गया, और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो अब ये तो हो गया 0, मतलब x जब 0 से 1/3 के बीच में लेगा वैल्यू, तो ये दोनों इनइक्वालिटी को एक साथ सेटिस्फाई होना पॉसिबल ही नहीं है। अब देखते हैं ध्यान से, x कोई सैंपल वैल्यू लेता है 1/3 से 1 के बीच में, कोई वैल्यू लेता है 1/3 से 1 के बीच में x, उसके लिए देखो यहां आएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा। अब देखो ये आएगा 1 - x/2 पॉइंट यहां पे, और x पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, x पॉइंट यहां पे। तो अब देखो, for this inequality to satisfy y less than x, for this inequality to satisfy y should be between x to 0, इस रेंज में होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए, देखो ध्यान से, इसके नीचे होना चाहिए इस रेंज में। और for this inequality to satisfy x + 2y greater than 1, y should be between 1 - x/2 पॉइंट अब यहाँ आया है ना। अब पिछला वाला मिटा दो, ये वाला पॉइंट हटा दो, ये वाला हमने कर लिया है ना, ये वाला x पॉइंट अब हटा दो, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट सब, ये तो 1/2 है, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट सब हटा दो इसको समझने के लिए, है ना। अब इसको फिर से बना लेते हैं यार, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। अब हमने कोई पॉइंट लिया x बिटवीन 1/3 to 1, उस हर x सैंपल के लिए जो 1/3 से 1 के बीच में है, उसके करस्पॉन्डिंग देखो, इस ब्लू लाइन से पॉइंट आया 1 - x/2, और इस ब्लैक वाली लाइन से पॉइंट आया स्मॉल x। So for this inequality y less than x to satisfy for any sample between 1/3 to 1, आपका क्या होना चाहिए, y should be between this 0 to x, and for this inequality to satisfy x + 2y greater than 1, y should be between 1 - x/2 to 1, 1/2 to x to 1 होना चाहिए। अब देखो, एक कह रहा है x से 0 के बीच में होना चाहिए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए y, और एक कह रहा है 1 - x/2 से 1 तक होना चाहिए अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होना है फॉर एनी सैंपल वैल्यू x बिटवीन 1/3 to 1। अब देखो, x पॉइंट 1 - x/2 से ऊपर है, एक कह रहा है 1 - x/2 to 1, एक कह रहा है x से 0, इसके बीच में देखो कॉमन पॉइंट है 1 - x/2 to x, जिसके लिए ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है और ये भी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये रेंज क्या हो गई, 1 - x/2 to x, 1 - x/2 to x, क्या fx/y xy dx dy, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, ये आप खुद से कैलकुलेट करना और आंसर निकालना। ये रेंज मैंने लिखना सिखा दिया, फिर इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लिमिट x के फॉर्म में रख दोगे, फिर x का फंक्शन, फिर x को 1/x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो, 1/3 से 1 लिमिट रखो, एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये इस इंटरसेक्शन की, उसको डिवाइड कर देना प्रोबेबिलिटी ऑफ x + 2y greater than 1 से, तो आपको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बस ये आंसर आप खुद निकालना बेटा, ठीक है ना, खुद निकालना। मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डलवा दूंगा, है ना, थर्ड वाले पार्ट का आंसर डलवा दूंगा, ताकि आप निकालो तो आप उस कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हो कि आपका सही आया कि नहीं, आप मैच कर सकते हो। तो लिमिट ध्यान से देखना जरूरी है। जब भी दो साथ में आ जाएं, एंड के साथ दो इनइक्वालिटीज आ जाएं, तो आप दोनों की लाइन प्लॉट करो और देखो, फिर नेचर देखना पड़ेगा, कहां कौन सी लाइन ऊपर है, कहां कौन सी लाइन नीचे है। यहां ब्लू वाली इस पोर्शन में ऊपर है, यहां ब्लैक वाली इस पोर्शन में ऊपर है, तो नेचर थोड़ा सा इस रेंज में x की वैल्यू के लिए ये वाली लाइन y की ज्यादा वैल्यू देगी, ये कम, और इस वाली रेंज में ये वाली ब्लैक लाइन कम वैल्यू देगी, ब्लू लाइन ज्यादा। तो इनइक्वालिटी का नेचर उसी हिसाब से डिसाइड होगा, है ना। तो आप हमेशा, और ये याद रखो, जब भी किसी लाइन पे कोई x पॉइंट लेते हो और y की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आ जाती है, इस लाइन के अकॉर्डिंग आएगी, y की कुछ वैल्यू आ जाती है, तो अगर y इससे ऊपर वैल्यू लेगा तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन वाले के लिए सेटिस्फाई होगी, y अगर इससे नीचे वैल्यू लेगा तो इनइक्वालिटी लेस देन वाली सेटिस्फाई होगी, और y अगर इसी के बराबर वैल्यू ले लिया तो इक्वल टू वाली चीज आ जाएगी। तो इक्वल टू के लिए x की इस वैल्यू के लिए अगर y यही वैल्यू ले ले तो वो लाइन
वो x प्लस 2y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर y इससे ज्यादा वैल्यू ले ले तो x प्लस 2y ग्रेटर देन 1 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर y इससे नीचे वैल्यू ले तो x प्लस 2y लेस देन 1 वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ये ध्यान से। और y अगर यही वैल्यू ले तो x प्लस 2y 1 के बराबर है, यही ध्यान रखो। लाइन दोनों के बीच में खींचो, x की किसी x वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू आई, अगर y उससे ऊपर है तो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन साइन के साथ आ जाएगी, लेस देन है तो लेस देन साइन के साथ, उससे लेस लोगे तो लेस देन साइन वाला आ जाएगा, और अगर इन बिटवीन लोगे तो क्या आ जाएगा, वही वैल्यू ले लोगे तो इक्वल टू साइन आ जाएगा, तो ग्रेटर देन और लेस देन हट जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो ये इंटीग्रेट कर लेना, और 1 माइनस एक्स बाई 2 और x पॉइंट जो हैं ये 0 से 1 के बीच में ही होंगे। x की कोई वैल्यू इसके में देखो, x अप टू x तक जा रहे हो और x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो ये 1 तक ही जा सकता है ना। और 1 माइनस एक्स बाई 2 तो ऑब्वियस सी बात है, 1 में से कुछ घटाओगे उसको 2 से डिवाइड करोगे, 1 माइनस एक्स इसके लिए लेस देन 1 ही होगा, और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी लेस देन 1 होगा, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो ये लिमिट y की क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ये लिमिट x की भी 0 से 1 के बीच की है, तो ये जॉइंट PDF एग्जिस्ट करेगा और उसी के लिए आपको इंटीग्रेट करना है ना। तो x के जितने सैंपल हैं, x के हर एक सैंपल x के लिए 1/3 से 1 के बीच में, अगर y हर एक सैंपल के यहाँ से यहाँ वेरी करे तो ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो x के जितने पॉसिबल सैंपल हैं 1 से 3 के 1 के बीच में, इसीलिए सारे सैंपल ले लिए। इंटीग्रेशन करने का क्या मतलब, सारे सैंपल ले लिए। x के जितने सैंपल है 1/3 से 1 के बीच में, उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y को वेरी करो 1 माइनस एक्स बाई 2 to x, और उस हर सैंपल के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती रहेगी, और सारी प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, ऐड। आप यही कर रहे हो, x के हर एक सैंपल के लिए y को यहाँ से यहाँ वेरी कर रहे हो, और हर x के हर एक सैंपल के लिए अगर y यहाँ से यहाँ वेरी हो रहा है तो ये दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो x की जितनी पॉसिबल वैल्यू इस रेंज में है, उन सब पे y को यहाँ से यहाँ वेरी किया, उन सब के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई। तो इस पूरी रेंज के लिए जितनी इनइक्वालिटी x और y की जिन जिन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हुई, उन सारे रेंज के लिए हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तभी जाके हमारी ये ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आएगी इस एंड रिलेशन की, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो x की एक सैंपल x के लिए y अगर इस रेंज में है तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। x की अगली वैल्यू कोई 1/3 से 1 के बीच में और लोगे, फिर x की करस्पॉन्डिंग रेंज, ये y की करस्पॉन्डिंग रेंज इस रिलेशन से सेटिस्फाई कर दोगे तो फिर से ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x के जितने सैंपल हैं उस हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y की ये रेंज करते जाओगे तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती जाएगी। तो x के हर सैंपल के करस्पॉन्डिंग y की ये रेंज चेंज करते जाओ, है ना, और उन सब पे इंटीग्रेशन कर दो। तो x के एक सैंपल के लिए ये लिमिट, x के अगले सैंपल के लिए फिर से ये लिमिट, x के अगले सैंपल के लिए फिर से ये लिमिट, x के अगले सैंपल के लिए फिर से लिमिट, मतलब x के सारे सैंपल ले लूं मैं 1/3 से 1 के बीच में, उन सब पे y को यहां से यहां वेरी करता रहूं, और जो जो रेंज की जो प्रोबेबिलिटी निकलती जाती है हर रेंज के लिए उसको ऐड कर दूं तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी। क्योंकि x के हर सैंपल के लिए जब भी मैं y की ये रेंज रखूंगा, अगर x का सैंपल 1/3 से 1 के बीच में रखा हूं तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो जितने पॉसिबल सैंपल्स हैं जिसके लिए ये इनइक्वालिटी x और y की जितनी पॉसिबल वैल्यूज है जिनके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, सबके लिए ये कैलकुलेशन करना है। तो आपको यही लिखना है, एक रैंडम वेरिएबल का आपको पूरी रेंज लिखनी है। एक रैंडम वेरिएबल ऐसा लेना है जिसकी पूरी रेंज लेनी है कांस्टेंट के टर्म में, वो जहां जहां वो पॉसिबल है, जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो सकती है, जहां जहां वो नॉन जीरो है और जिन वैल्यूज के लिए इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाई हो सकती है, वो रेंज पहले एक रैंडम वेरिएबल के लिए लेनी है कि x 1/3 से 1 के बीच में वैल्यू कोई ले, उस हर वैल्यू के लिए y कहां से कहां वैल्यू ले कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। तो x को हमेशा, जैसे मैं कहूँ x की एनी सैंपल बिटवीन 0 से 1 के लिए y की इस रेंज x to 1 प्लस x के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगी उसी रेंज में x y dx dy कर दो। तो x 0 से 1 के बीच में कोई सैंपल वैल्यू ले, x ले लिया करो, तो x की लिमिट 0 से 1 रख दिया। x कोई वैल्यू सैंपल वैल्यू x ले रहा है बिटवीन 0 to 1, तो इसको लिखोगे कैसे, x की लिमिट 0 से 1 रख दो। कोई सैंपल वैल्यू x ले लिया 0 से 1 के बीच में, उसके करस्पॉन्डिंग y कहां से कहां वैल्यू ले इन टर्म्स ऑफ x वो डिसाइड कर लो, तो वो हो जाएगी जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे वो y की रेंज लग दो, और उसी रेंज में आप fxy xy dx dy कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा हमेशा किसका, उस इनइक्वालिटी की प्रोबेबिलिटी का। बात समझ में आ रही है ना। ये रेंज यही हमेशा बताने की कोशिश करना है, ये इतना आसान नहीं है, यही लॉजिक आपको डेवलप करना है। मैंने x का एक सैंपल लिया, उसके करस्पॉन्डिंग y की ये रेंज है,
तो x के जितने सैंपल है 1/3 से 1 के बीच में सबके करस्पॉन्डिंग y की ये रेंज कंसीडर करूं तो सारा जितना पॉसिबिलिटीज थे, सारे जितने पॉइंट्स थे जिनके करस्पॉन्डिंग ये x y के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे जिसके लिए इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होनी थी, वो सारे पॉइंट आ गए इसमें। और उन सारे पॉइंट का अगर प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी मैं निकाल दूं तो इस इनइक्वालिटी की ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आएगी। समझ में आ रही बात? विजुलाइज करने की कोशिश करो। और ये डबल इंटीग्रेशन क्या सिग्निफाई करता है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इसको ज्वाइंट पीएमएफ वाले से भी रिलेट कर सकते हो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वहां बस एडिशन होता है, यहां उसी एडिशन को हम इंटीग्रेशन बना देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब इस लेक्चर को क्लोज करता हूं। ये आंसर आप खुद से निकाले ना, मैं इसका आंसर लिंक में आपको डलवा दूंगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डबल रैंडम वेरिएबल का एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें 4-5 क्वेश्चन फिर से होंगे, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिविजुअल पीडीएफ निकालना भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी बताना, और ये कंडीशनल हो सकता है, कम चांस एग्जाम में आने के, क्योंकि ये टिपिकल हो सकता है, इसके प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन ये आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और इसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है लेकिन ये आ सकता है। लेकिन ये दोनों तो कभी भी आ सकते हैं। तो इन दोनों को तो अच्छे से एकदम कर लो, x + 2y > 1 x > y। ये कैसे मैं समझा रहा हूं उसको लिंक डेवलप करने की कोशिश करो, और यही लॉजिक लगा के मैं जो x1 x2 x3 कौन सा लार्जेस्ट होगा कौन सा स्मॉलेस्ट, एक एक लाइन में यही इंटीग्रेशन लिखूंगा, आंसर आएगा। जैसे देखो यहाँ बस लॉजिक डेवलप कर लिया तो रेंज लिखनी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद। फिर से एक डबल रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन लेके आऊंगा, वो भी अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम में आ सकता है उस तरह का क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म का। ठीक है ना, वहां भी सिंगल पीडीएफ निकालना, ज्वाइंट पीडीएफ से उसको निकालना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे। और वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट ये बताना, वही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको करेंगे। फिर हम जो गेट में आए हुए क्वेश्चन है x1 x2 x3 लार्जेस्ट हो जाए, ये स्मॉलेस्ट हो जाए, उस तरह के क्वेश्चन में आपको थिंकिंग एबिलिटी बिल्ड कराऊंगा। फिर हम आएंगे ज्वाइंटली अगर गॉसियन रैंडम वेरिएबल हो तो उसके क्वेश्चन कैसे टैकल करना है, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।